नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ बीजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के लिए वोट मांगते हुए मोदी ने ये वादी की। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है। आप नेता संजय सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को लेकर बात की और उनकी जान को बीजेपी से खतरा बताया। उनका कहना है कि बीजेपी इस कदर नफरत और बदला लेने में डूब गई है कि केजरीवाल की जान भी ले सकती है। उनकी जान भी जा सकती है। बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश की है। जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और बदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। में उनकी जान भी जा सकती है। और आप सब लोग जानते हैं, बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश की है, कोई पहली बार नहीं। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। मेरा सीधा आरोप है, यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है। और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और बदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नफरत और बदला लेने की भावना में उतर आई है कि वो केजरीवाल की जान लेने तक के लिए तैयार है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में आप हार रहे हैं तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल पे हमले हो चुके हैं। मैं साफ तौर पे शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को, सबको यह बताना चाहता हूं कि जो भी हमला केजरीवाल पर करने की तैयारी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। और आप जानते हैं, हम कोई ऐसी बात बेबुनियाद हवा में नहीं करते। 23 दिन तक
जेल के अंदर इंसुलिन न देना। वो तो हम लोग न्यायालय गए तो उनकी जान बच पाई, वरना तो जेल में भी एक बड़ा षड्यंत्र था। शायद उस षड्यंत्र को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह भाजपा ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि करण भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है। एक आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का, ये गॉड गिफ्टेड है और उनका भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर हम लोग प्रसन्न हैं। करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं। 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है। करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। करण भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व हैं और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का, ये गॉड गिफ्टेड है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, 1 बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफर संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्ण भूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? और आप आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो एक आपका भी वही सवाल है, आपका भी वही सवाल। करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता है। और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, तो उसका फायदा उनको भरपूर मिलने वाला है। और 2,87,000 से पिछला चुनाव के अंतर से हम जीते थे। इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहां तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात सर, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं इस बार, हालांकि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके की चुनौती मानते हैं, और ये जो चुनाव है आपके चेहरे पे आप मानते हैं कि इस लोकसभा सीट पे? देखिए, किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आउट होगा तो आपको खुद पता लगेगा कि यहाँ चुनाव एक तरफा है। और हम कह सकते हैं कि 75% में हम हैं, 25% में सब हैं। और करण भूषण सिंह को हमारे बेटे हैं तो हमारे किए गए अच्छे या बुरे दोनों का उनको फायदा या नुकसान ये मिलता है, पुत्र को मिलता है। लेकिन ये चुनाव हमारा चेहरा तो है ही, लेकिन करण भूषण सिंह में स्वयं बहुत आकर्षण है। आप मिलेंगे, अभी बातचीत करेंगे, आप देखेंगे कि इतना गंभीर बच्चा, और शायद आपको देखने में पॉलिटिकल परिवार में मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। एक सवाल और है कि आपने राजनीतिक गुरु और एक पिता के तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा करियर है आपका, कोई टिप्स, कोई उनको सीख दिया है कि एक लंबे करियर के तौर पर वो रह सके फील्ड में? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं देता ही रहता हूँ। हाँ। जैसे मैंने बचपन में कहा था, देखिए मुझे तमाम पदवियों से नवाजा जाता, तमाम, मतलब कुछ छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन मैंने एक सीख हमारे गुरु ने दिया था, वो हनुमानगढ़ी के पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, हरिशंकर दास जी ने। उन्होंने हमसे कहा था, बेटा किसी शरीफ को और किसी गरीब को कभी तकलीफ मत देना, जाने अनजाने हो भी जाए तो उससे माफी मांग लेना। और दूसरा, प्रण करना कि कभी किसी गरीब और शरीफ से आपका कोई झगड़ा ना हो। और ये संस्कार हमने बच्चों में डाला है
और हमारे बच्चों में कोई ईगो नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल परिवार के बच्चों में ईगो आ जाता है कि मैं सांसद का बेटा हूं, मैं तो लैंड क्रूजर से चलता हूं, ये ईगो नहीं है। और आज भी हम लोग गाय भैंस से। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार के बेतिया में कहा कि विपक्ष के नेता घुसपैठी वोट बैंक के डर की वजह से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। इसी बात का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री का मतलब क्या है, ये कहने का ये सांप्रदायिक बयान है। ये हमारे गृह मंत्री हैं और इनका मतलब क्या है ये कहने का? ये तो सरासर आपत्तिजनक कम्युनल बयान है और इनको शायद ये नहीं मालूम, और मालूम होना चाहिए कि जिनको ये घुसपैठिए कहते हैं वो इस देश के नागरिक भी हैं और उनको वोट का हक दिया गया है। वो इलेक्टरल रोल में उनका नाम है, वो इस देश के नागरिक हैं। तो आप इसका मतलब ये है कि आपके बयान का कि इस देश के नागरिक घुसपैठिए हैं, यही हुआ ना आपका मतलब? तो आप होम मिनिस्टर हो इस देश के, आपने संविधान की ओथ ले रखी है कि किसी के साथ आप भेदभाव की बात नहीं करेंगे, ये आपने शपथ दे रखी है, और अपने ही नागरिक को आप घुसपैठिया कहते हो। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो सब लोग जो सुन रहे हैं उनको भी मालूम है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो इस देश का गृह मंत्री ऐसी बात करे तो दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात कि उनको लगता है कि हार सामने है, 4 जून में नतीजे जब आएंगे तो हार होगी, और किसी न किसी तरीके से इस हर इलेक्शन को जहां भी प्रदेशों में हो रही है, जो बाकी चरण बचे हुए हैं, तो उसको कम्युनलाइज किया जाए, क्योंकि यह बयान तो केवल बिहार में नहीं, ये सब जगह जाएगा। तो एक तो बात ये कि हार सामने है तो कम्युनलाइज करो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके मन में इतना विष है, इतना जहर है अपने ही नागरिकों के लिए कि बर्दाश्त नहीं कर पाते आप कि वो नागरिक आपको शायद वोट ना दें, या आपकी शंका होगी कि वोट नहीं देंगे आपको। तो आपको अच्छा लगता है एक गृह मंत्री होते हुए ऐसी बात करना। और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, चाहे आपको कोई याचिका डाले या नहीं डाले, आपको खुद ब खुद नोटिस देना चाहिए कि गृह मंत्री जी, आप अपने लोगों को, अपने नागरिकों को जिनका हक है वोट करने का, उनको घुसपैठिए क्यों कह रहे हो आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में मलोया से चुनावी सभा कर रहे हैं। मंच पर भाजपा उम्मीदवार के साथ सांसद किरण खेर भी मौजूद रहे। वहीं हम आपको बता दें, इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभा हो चुकी है। आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं। इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी, और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड।
कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, भाई हालचाल ने, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं, सेवा ही संगठन है, सेवा, सेवा का कार्य करना है। और बहनों और भाइयों, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा में थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में गांव-गांव जाता था, जनपद जनपद में जाता था। 1 करोड़ प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए थे, जो बिहार जाने वाले थे, बंगाल जाने वाले थे, झारखंड, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और फिर इधर से राजस्थान की ओर जाने वाले थे, उत्तराखंड जाने वाले थे। इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसेज मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। करनाल में अमित शाह ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री रोहतक का होता था या सिरसा का होता था, पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा का मिला। सैनी देखने सौम्य दिखते हैं, लेकिन जब जनता की लड़ाई की बात आती है तो वे उग्र हो जाते हैं। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव की बात भी करनाल की रहेगी। 1 मिनट के लिए सोच लो कि गठबंधन गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा, बारी बारी हम 5 लोग 1-1 साल बन जाएंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत देश है, महान भारत देश है। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी में देश को सुरक्षित रखे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो ट्रिपल तलाक समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो देश से नक्सलवाद समाप्त कर दे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो यूसीसी लाने का काम करे। यहां प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए, नंबर 1 बनाए। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ऐसा आदमी कौन है, जरा बताओ तो, जरा जोर से बोलो, ऐसा प्रधानमंत्री कौन है? और जोर से बोलो, कौन है? अरे इसी तरह से मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां जाता हूं, एक ही नारा मिलता है, मोदी 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 के नारे। और भाइयों बहनों, आज मोदी मोदी का नारा देश के विकास का एक विश्वास बन चुका है। सबको मालूम है कि देश को पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध, शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त केवल और केवल नरेंद्र मोदी बना सकते हैं। नरेंद्र।
गाजा के उत्तर और दक्षिण में इजरायली सेना और फिलिस्तीन लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इजरायली सेना अब जबालिया के भीतर रफा के नजदीकी जाकर हमले कर रही है। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। जबालिया से घायलों को निकालने में कठिनाई आ रही है। यूपी एटीएस ने गोवा नेवल शिपयार्ड के अंशकालिक कर्मचारी आईएसआई एजेंट राम सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राम सिंह के मोबाइल और बैंक खाते से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले कई अन्य लोगों की भी जानकारी मिली है। यूपी एटीएस का कहना है कि जल्द ही कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव दुर्घटना स्थल से मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। तेज धूप, गर्म हवाएं और चिलमिलाती गर्मी से उत्तर भारत के लोगों को अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊना का तापमान 44 डिग्री के पार हो चुका है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।